स्वागत है आपका। सर, मुझे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बने हुए 2 साल भी नहीं हुए। मेरा कैरियर एक बार में ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस लंबे समय तक मुझे केंद्र की सरकार चलाने भी नहीं देगी। मैं प्रधानमंत्री पद पर आपको देखना चाहता हूं। मैं कर्नाटक में और कई साल तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूं। हम सबको पता है कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया है। क्या वो मुझे बख्श देंगे? कृपया आप अपना फैसला बदलिए। मेरा हिंदी बोलने का लहजा भी इतना अच्छा नहीं है और मैं अभी तक पूरे देश में घूमा भी नहीं हूँ। आप हमसे बड़े हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ। जब मुझे लगा कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, तो मैंने उनके पैरों को पकड़ लिया और उनसे इस दलील को स्वीकार करने का अनुरोध किया। ये शब्द थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के। उन्होंने 1996 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से ये बातें कही थी। उस वक्त देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन वे कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे। साल 1996 की बात है। 11वें लोकसभा चुनाव में बिखरी हुई कांग्रेस की करारी हार हो जाती है। पहली बार बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत ली। बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 161 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस 140 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर ही पहुंच पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सरकार बनाने लायक संख्या 272 उसके पास भी नहीं थी। वहीं दूसरे नंबर पर आने के चलते कांग्रेस ने पहले ही विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया था। दरअसल इस चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली गई थी। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। यहीं से क्षेत्रीय दलों के दबदबे की राजनीति शुरू होती है। हालांकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से देश के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। इसी के बाद से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने की परंपरा शुरू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 13 दिन का समय दिया गया था। भाजपा ने जी तोड़ कोशिश करके क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाने की कोशिश की और पार्टी के मैनेजरों को एक बार यकीन हो गया कि उनके पास जादुई आंकड़ा आ गया है। हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने 13वें दिन प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से सबकी निगाहें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। ऐसे में जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी करीब 13 पार्टियों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाने की सोची, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। अब गठबंधन तो हो गया, लेकिन अब सवाल था प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यूनाइटेड फ्रंट की बैठक में शुरुआत में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात चली, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इसके बाद ज्योति बसु का नाम भी आया, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी। चंद्रबाबू नायडू के नाम का भी प्रस्ताव लाया गया। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने सीएम होने का हवाला देकर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जीके मुपनार के नाम की भी चर्चा हुई। जीके मुपनार ने भी कांग्रेस से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी और उसमें पी चिदम्बरम भी उनके साथी थे। 2-3 दिनों तक नामों पर चर्चा होती रही। इसके बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर तमिलनाडु भवन में बैठक हुई। यहाँ पर लालू यादव ने एचडी देवगौड़ा का नाम लिया और वो नाम आगे चल पड़ा। लालू यादव ने अपनी बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में भी इसका जिक्र किया है। लालू यादव बताते हैं कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं किंग मेकर की भूमिका में था। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा का नाम प्रस्तावित किया था। एचडी देवगौड़ा का विरोध करने वालों में उन्हीं के साथी रामकृष्ण हेगड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव सहित बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। वामपंथी दल, चंद्रबाबू नायडू और मुपनार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। दरअसल उस समय एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे।
उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए अभी 2 साल ही हुए थे। ऐसे में वो मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय तक बना रहना चाहते थे। इसकी वजह थी कि एच.डी. देवेगौड़ा 43 साल के लंबे संघर्ष के बाद साल 1994 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही 1996 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनता दल ने कर्नाटक की 28 सीटों में से 16 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। यानी एक प्रकार से वह अपने राजनीतिक कैरियर के चरम पर थे। एच.डी. देवेगौड़ा उस समय चौंक गए जब यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने रख दिया। लंबे राजनीतिक अनुभव की वजह से देवेगौड़ा को लग रहा था कि कांग्रेस लंबे समय तक गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देना जारी नहीं रखेगी, इसलिए वह प्रधानमंत्री बनने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हुए। सीनियर जर्नलिस्ट सुगाता श्रीनिवासन ने अपनी किताब फरोज इन ए फील्ड द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एच.डी. देवेगौड़ा में लिखा है कि देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनने से पहले पश्चिम बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु से बात की थी। देवेगौड़ा चाहते थे कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवेगौड़ा ने ज्योति बसु से अपील करते हुए कहा था, हम सबको पता है कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया है। क्या वो मुझे बख्श देंगे? कृपया आप अपना फैसला बदल दीजिए। मेरा हिंदी बोलने का लहजा भी अभी अच्छा नहीं है और ना ही मैं पूरे देश में घूमा हूँ। आप हमसे बड़े हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ। देवेगौड़ा आगे कहते हैं कि जब मुझे लगा कि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, तो मैंने उनके पैरों को पकड़ लिया और उनसे इस दलील को स्वीकार करने का अनुरोध किया। देवेगौड़ा के इतना कहते ही ज्योति बसु बोले, मिस्टर गौड़ा, क्या मुझे बाहर जाकर देश के लोगों को बताना चाहिए कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेकुलर विकल्प नहीं है? क्या हम एक सेकुलर प्रधानमंत्री के लिए अखबार में विज्ञापन निकलवाएं? देवेगौड़ा की बायोग्राफी लिखने वाले सुगाता श्रीनिवास सराजू बताते हैं कि देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी करना ज्योति बसु और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के उस समय के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत द्वारा सोच समझकर लिया गया फैसला था। दोनों नेता देवेगौड़ा की प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। ज्योति बसु के इनकार करने के बाद एच.डी. देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। 1 जून 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली और दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले एच.डी. देवेगौड़ा दूसरे नेता थे। देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बने अभी 4 महीने हुए थे कि सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस में भी संगठन के स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ। सितंबर 1996 में नरसिम्हा राव की जगह सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। कुछ दिन तक तो देवेगौड़ा सरकार आराम से काम करती रही, लेकिन इसके बाद देवेगौड़ा और सीताराम केसरी के बीच मतभेद की बात सामने आने लगी। 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 11 अप्रैल 1997 को अल्पमत में आई देवेगौड़ा सरकार के विश्वास मत के खिलाफ 292 सांसदों ने मतदान कर दिया, जबकि 128 सदस्य इसके पक्ष में थे। 6 संसद सदस्यों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके बाद देवेगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। यानी देवेगौड़ा की बात सच साबित हुई कि कांग्रेस ज्यादा दिन तक सरकार को चलने नहीं देगी। वहीं समर्थन वापसी के अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने लिखा था कि देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को ये सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही थी। भारत में लगातार फांसीवादी और विभाजनकारी ताकतें बढ़ रही थी, उन्हें रोक पाने में सरकार नाकाम रही। साथ ही उन्होंने देवेगौड़ा सरकार पर कांग्रेस को कमजोर करने के आरोप लगाए थे। हालांकि उस वक्त के राजनीतिक जानकारों का कहना था कि सीताराम केसरी खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वे देवेगौड़ा सरकार से नाराज थे और चाहते थे उन्हें ही गठबंधन सरकार का नेता घोषित कर दिया जाए। प्रधानमंत्री रहते वक्त देवेगौड़ा के जम्मू कश्मीर जाने का एक दिलचस्प किस्सा है। बताया जाता है कि 5 अगस्त 1996 को देवेगौड़ा जम्मू कश्मीर जाते हैं। देवेगौड़ा राजौरी एयरपोर्ट से शहर तक खुली छत वाली जीप से जाना चाहते थे, लेकिन सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो इसे लेकर काफी चिंतित थे। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो देश मुझे फांसी के फंदे पर लटका देगा।
इस पर देवगौड़ा कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाओ और मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा। मान लो कोई ग्रेनेड फेंकता है तो हम दोनों मारे जाएंगे, फिर आपको फांसी दिए जाने का सवाल ही कहाँ है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों ने 2019 में बताया था कि वह देवगौड़ा द्वारा खुली जीप में घूमने के फैसले से हैरान थे। ढिल्लों कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते, वे हर समय सुरक्षित रहना चाहते हैं। उनके लिए अलग गाड़ियां मंगाई गई थी, लेकिन देवगौड़ा बहुत कम सुरक्षा के साथ घूमते रहे। वह बहादुर शख्स थे। अगर वह और अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहते तो घाटी के हालात बदल जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।